हमारी मौजूदगी अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के बिहार के अध्यक्ष अरविंद जी हमारे साथ हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में कि क्या कुछ दुसाध उत्थान परिषद के बारे में ये सोचते हैं और किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो हैं दलितों के उत्थान की बात करेंगे। ऐसी तो सभी पार्टियां कर रही है, पर किन पार्टी पर इनका भरोसा है और बाकी अन्य जो पार्टी उनके बारे में क्या सोचते हैं। सर, तो जिस तरह से बिहार में नई नई पार्टियां आ रही हैं, दलितों का उत्थान या दुसाधों का उत्थान किस तरह कर पाएगी? नई पार्टियां आना देखिए राज्य में अच्छी बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि नई पार्टियां आएंगी, नई विचारधाराएं आएंगी तो इससे विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अभी वर्तमान में बहुत सारी पार्टियां लॉन्च भी हुई हैं, काम कर रही हैं और पुरानी पार्टियां भी हैं। तो सब पार्टियां तो सब चाहती हैं कल्याण करना ही, भले उनका रास्ता जो रहे। कुछ पार्टियां किसी खास मकसद से बनी होती हैं, कुछ पार्टियां समाज सुधार के लिए बनी होती हैं, कुछ पार्टियां सत्ता प्राप्त करने के लिए बनती हैं। तो सभी पार्टियां अपने हित में, अपने उद्देश्य में, अपने ये में कार्य में लगी रहती हैं। सर, हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे कि जिस तरह आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुख्य पार्टियां हैं, जो आपको कौन सी पार्टी लगती है कि जो सो दलितों का उत्थान कर पाएगी? देखिए, आरजेडी तो जानते हैं आप माई समीकरण पर निर्भर है। उसी तरह जदयू जो है सो पिछड़ा वर्ग को लेकर के आगे बढ़ता है और बीजेपी जो है सो हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर के अपना आगे उनका रास्ता है और उस प्रकार वो सत्ता के लिए प्रयासरत हैं। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो वस्तुतः तीनों पार्टियां में, क्योंकि वोट के लिए अनुसूचित जाति आवश्यक जरूर है, लेकिन इनका माध्यम नहीं है। उनका अपना अपना जो क्षेत्र है अलग है। माई है आरजेडी का, पिछड़ा वर्ग है जदयू का और जो अन्य वर्ग हिंदू धर्म से हैं वो बीजेपी संबंधित है। तो एक मात्र अलग से कोई SC/ST के लिए काम करने वाली कोई पार्टी इसमें नहीं है। सभी पार्टियां अपने हित के अनुसार इनका काम करते रहती हैं। जिसमें उनका हित सिद्ध होगा उतना ही काम करेगी। SC/ST के लिए कोई पार्टी विशेष रूप से अलग रूप से इसके लिए कोई बहुत तत्पर नहीं है और बहुत अधिक कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं है। एक बहुत बड़ी पार्टी है नेशनल लेवल की, लेकिन बिहार में उनका अभी उतना वर्चस्व नहीं है, उनका अभी उतना वोट बैंकिंग नहीं है। जिस पार्टी का नाम बसपा है और एक नई पार्टी अभी लॉन्च हुई है जनसुराज, इन दोनों के बारे में आपको क्या कहना? बसपा के बारे में बताइए कि वो किस तरह दलितों के हित कर पाएगी बिहार? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बसपा वस्तुतः दलितों की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मैं काफ़ी समय तक इनकी प्रमुख बहन मायावती ने शासन किया है। तो बसपा पार्टी का वोट बैंक भी है, जो एक तरह से जो उनका कोर वोट बैंक है वो दलित समाज ही है। तो यह पार्टी दलितों के लिए बेहतर काम कर सकती है। बिहार में इनका प्रभाव छिटपुट था, उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में पहले ज़्यादा था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से उनके कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत किए हैं और हमको लगता है कि बिहार में अब फैल रहा है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी बसपा से अच्छे उम्मीदवार खड़े हुए थे, हालांकि उनको जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो ऐसा लगता है कि बसपा अगले इलेक्शन में पहले से बेहतर कर पाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे सत्ता हासिल कर पाएगी, लेकिन उनका जो स्थान है पहले से बेहतर होगा और वो राजनीति में दमदार उपस्थिति अपनी दिखलाएगी। जहाँ तक जनसुराज पार्टी की बात है, तो जनसुराज पार्टी एक एक्सपेरिमेंट है। जनसुराज पार्टी किसी पार्टी क्या कहिए, किसी राजनेता या किसी एक का सोच विचार नहीं है, एक चुनावी रणनीतिकार के दिमाग की उपज है। तो ये अपने ढंग से पार्टी को ले जाना चाहते हैं। कल ही परसों ही उन्होंने अपना एक कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है मनोज भारती को, दलित को, और यह स्पष्ट रूप से लगता है कि एक दलित का चेहरा आगे रख करके अपना कुछ जो हिडन एजेंडा है उसको सामने लाना चाहती हैं। और वैसे मात्र घूमने से और ये करने से हमको नहीं लगता, या रिटायर्ड व्यक्तियों को एक जगह जो एकत्रित कर लेने से हमको नहीं लगता है कि वो बहुत प्रभाव छोड़ पाएंगी। लेकिन यदि वो करती हैं और जैसा कि उन्होंने कह रखा है कि हम दलितों के लिए अच्छा काम करेंगे, अम्बेडकरवाद की ओर चलेंगे, तो यदि उनका ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन मुझे उन्हें कोई बहुत भविष्य नज़र अभी वर्तमान में नहीं आता है।
तो जिस तरह से आपने कहा कि दलितों का उतना विश्वास नहीं जीत पाएगी जनसुराज, आने वाला 2025 में जो विधानसभा इलेक्शन है, एक पार्टी और छूट गई है जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे, ओबीसी की, जो कि 5-6 सीट पिछले बार लेके आई थी। इस बार क्या रहेगा उसका, उसमें दलित की कितना संभावना है उनके विकास में, ओबीसी की पार्टी? तो कौन पार्टी है, इसका जरा नाम स्पष्ट करेंगे आप? ओबीसी की पार्टी है वो, नाम कुछ और है, लेकिन उनकी एक पार्टी है हैदराबाद की, वो। अच्छा अच्छा। वो ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये है, वो पार्टियां देखिए वो जात पर आधारित है, बहुत ज़्यादा उनका ये नहीं है। जहां जनसंख्या होगी तो जीत सकते हैं, अदरवाइज उनका कोई औचित्य नहीं है। और जैसा कि आरजेडी का माई समीकरण है, जन स्वराज जी कह रहे हैं कि हम 40 सीट देंगे मुस्लिम को, तो मुस्लिम वोट इधर भी शिफ्ट होने का उनका दावा है। तो वो सब जो 4-5 सीटें लाती हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा बिहार में कोई प्रभाव नहीं है। एक पार्टी और छूट गई है जिनका, जिसे कहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी। हाँ, तो उस पे भी चर्चा होना जरूरी है क्या? एक, आप पासवान समाज से हैं और मतलब उनके अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान हैं, और साथ में एक और पार्टी है जो पारस पासवान के हैं। क्या पासवान वोट जो अलग हो पाएगा चिराग पासवान से इस बार? देखिए, चिराग पासवान जी की छवि बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं। उनका उदार विचार भी है, और वो अच्छा सोचते भी हैं, कल्याण की बात करते हैं। लेकिन चूंकि पार्टी का स्तर अभी छोटा है, 4-5 सीट जरूर जीत लेते हैं सहयोग से। और जहाँ तक पासवान वोट है, तो पासवान वोट बैंक उनके साथ है। पशुपति पारस जी उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। जब तक वो चिराग जी के साथ थे तब तक उनका अच्छा था, लेकिन अब वो अलग होने के बाद उनका कोई सा छवि नहीं है। न तो इलेक्शन उसके बाद कभी लड़े हैं, और न वैसा दिख पाता है। चिराग पासवान जी सक्षम हैं, वो अच्छे छवि के नेता हैं। यदि जातिगत समस्याओं को आगे बढ़ाएं तथा इसके समाधान के लिए अन्य बड़ी पार्टियों जिनके साथ उनका समन्वय है, उनके साथ मिलकर काम करें, तो इनको वोट अच्छा मिल सकता है और संख्या बढ़ सकती है। इन सब पार्टियों के अलावा बिहार में और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं। क्या इन सब छोटी पार्टियां का भी, जैसे बहुत छोटी पार्टियां, उनका मतलब उतना नाम नहीं है, क्या ये सब भी बिहार में कोई इलेक्शन में प्रभाव कर पा? छोटा मोटा संख्या हल्का फुल्का वोट लाएंगे, लेकिन उनसे कोई इलेक्शन में ऐसा स्पष्ट प्रभाव नहीं आता है। मेजर बड़ी पार्टियां जिनका अपना वोट बैंक है, जिनका अपना कैडर स्ट्रेंथ है, जो वही पार्टियां ही प्रभाव में आती हैं। इस बीच में अभी नई पार्टी में एक जनसुराज दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा लगता है कि वो दावा कर रहा है कि करेगा। क्या करेगा तो इलेक्शन के बाद ही इसका स्पष्ट होगा। लेकिन जहाँ तक अन्य छोटी पार्टियों का है, तो अन्य छोटी पार्टियां बहुत ज़्यादा महत्व में नहीं है। वो अपना इलेक्शन लड़ती हैं, अपना दिखलाती हैं, उससे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला सर, है। एक बात और है कि अब दलितों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये बन गई है कि वो जाएं तो जाएं किस ओर, क्योंकि हर जगह कहीं खाई है, कहीं कुआं है, कहीं तालाब है। तो ऐसे में दलित वोट को अगर एक जगह किया जाए तो इससे दलित एजेंडा ज़्यादा मजबूत होता। लेकिन अलग अलग जो हो गया है तो इससे तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया सर। वोट बंट जाएगा और दलित मुद्दा भी दब जाएगा। देखिए, बिहार में या कहिए भारत में दलितों की आबादी करीब 16% के आसपास में है। तो 16% आबादी एक स्टेट में चुनाव के लिए काफ़ी होता है, महत्व रखता है। और जहाँ तक बात है वोट बंटने का, तो मेन है कि कैंडिडेट अगर अच्छा जिस पार्टी का भी होगा, तो दलित तो उसको वोट देंगे ही, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, या किसी भी पार्टी की हो, लोजपा हो, या हो। अभी बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं मैंने दिखलाई दे रही है जो स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से यहाँ के सरकार पर नियंत्रण कर सके, सत्ता प्राप्त कर सके। इसलिए तो वोट तो बिखरा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें चाहिए, इन सभी पार्टियों में अगर सोचा जाए, तो दलितों की पार्टी तो बसपा ही नजर आती है, जो एक अच्छी छवि के साथ, अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है और नए सिरे से मेहनत कर रही है। तो हमको लगता है कि बिहार में यदि दलितों का कुछ भला होगा, तो बसपा के बढ़े हुए वोटों से, बसपा के सत्ता पर पकड़ से ही हुआ। सर, एक तो सवाल ये था, जो हमेशा दलित मुद्दा कुछ दिन के बाद दब जाता है। आंदोलन होती है, राजनीतिक पार्टियां उसको आवाज उठाती है और आंदोलन भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है आगे। जैसे कि अभी डबदार चौकीदार का पिछले दिनों मुद्दा उठा था और ना जाने कहाँ गुम हो गया, कहाँ मुद्दा गायब हो गया, कि किसी को आज सुध बुध नहीं ले रहा। क्या आप तो दुसाध संगठन से है, जो मुद्दा भी इसी से है, क्या कुछ आगे होना चाहिए था इस मुद्दे पर? देखिए, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद ने इसमें खुलकर सपोर्ट किया था।
कि पासवान जाति को दफादार चौकीदार में प्राथमिकता दी जाए और इनको स्थान दिया जाए, और ऐसा होना भी चाहिए था। आंदोलन भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जहाँ तक है, वे आंदोलन थोड़ा शिथिल ज़रूर पड़ गया है। इसके पीछे कारण ये है कि इस बीच में बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं, परिवर्तन आ गए हैं। चौकीदार दफादार को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जा चुका है। अब सरकारी कर्मचारी, सरकारी पद किसी एक जाति के लिए रिजर्व नहीं हो सकते हैं। तो इस पर सोच करके ही आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस पर अध्यादेश ला करके कुछ परसेंटेज बढ़ा दें, 60%, 70%, 80% पासवान से लेंगे, अन्य बाकी अन्य कास्ट जात से लेंगे, तो इस प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन 100% एक ही जात के लिए कोई पोस्ट रिजर्व कर दी जाए, ये वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान संवैधानिक प्रावधान में संभव नहीं दिखता है। एक मुद्दा और दब चुका है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी कई बार चर्चा किया था वर्गीकरण का। हम ये सवाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दलित संबंधी मुद्दा है। तो वर्गीकरण का भी मुद्दा, एक बार तो बहुत जोर से पूरे भारत बंद भी हुआ, उसके बाद दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन 11 तारीख को उसके बाद कहीं कोई सी आवाज नहीं है। क्या सब मान चुके हैं कि जो होनी है वो होके रहेगा? बिल्कुल नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के साथ दलित वर्गीकरण हो ही नहीं सकता है जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाए। ये मात्र सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कर देने से या सुझाव दे देने से ये कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। इसके लिए संविधान, इसके लिए संसद में जाना होगा, संसद से इसको पारित करना होगा। और जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरा मानना है, तो वर्गीकरण, चूंकि संविधान में स्पष्ट रूप से इसके लिए कोई प्रावधान नहीं, तो वर्गीकरण होने की कोई संभावना निकट भविष्य में नजर नहीं आती। आंदोलन सर रुक गया है। जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, कहीं से कहीं आवाज नहीं उठ रहा, तो क्या आवाज उठनी चाहिए या फिर प्रोटेस्ट होनी चाहिए? बिल्कुल, आंदोलन तो हमारा जो है, जिस चीज़ के लिए जो संविधान हमारा है, संविधान की रक्षा करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। और जो ये आवाज़ उठी है सब वर्गीकरण को रोकने के लिए, तो इस पर हमको पीछे नहीं हटना है। इस पर पार्टियों को सोचना चाहिए और आगे बढ़ कर के इसका ये विरोध होना चाहिए। और वर्गीकरण वैसे भी अब लगता है कि मामला दब गया है और सरकार ऐसा चाहती भी नहीं है, न इससे संबंध में कोई कार्रवाई हो रही है, और न वर्गीकरण का कोई निकट भविष्य में मुद्दा आने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के अरविंद कुमार जी, जिन्होंने कई मुद्दे पे हमसे बात की और बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की बात है, ताकि समाज में एक सही मैसेज जा सके। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।